हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी फिट एंड फाइन होंगे और जेई की प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। बच्चों, जेई की प्रिपरेशन अच्छे ढंग से करने के लिए हमें प्रॉपरली चैप्टर्स को रिवाइज करना होता है और इसके लिए हमने आपको एक QFT बुकलेट दी है, ठीक है ना। तो उस QFT बुकलेट में बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम्स का कलेक्शन है। अगर आप उन्हें ईमानदारी से कर लेते हैं तो जेई मेन सेकेंड अटेम्प्ट और जेई एडवांस दोनों के लिए आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए इसी सिलसिले में मैं बात करता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने से पहले आपने कॉम्प्लेक्स नंबर QFT क्वेश्चन बैंक में रिवाइज करने के बाद में अटेम्प्ट कर लिया होगा एंड देन उसके बाद में ये वीडियो देख रहे हैं। तो देखते हैं भाई, पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, Z is a complex number such that Z plus iota mod Z bar plus 1 then mod Z is equal to elementary question है, ठीक है। आप इस तरह के क्वेश्चन में समझ सकते हो, Z को x प्लस आयोटा y पुट करके हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं। Z को पुट कर देते हैं x प्लस आयोटा y, तो ये इक्वेशन बन जाएगी x प्लस आयोटा वाई प्लस आयोटा मॉड z। अभी मैं इसे एज इट इज रखता हूं। ये हम सब लोगों को मालूम है कि मॉड z एक रियल नंबर होता है। इधर आ जाएगा आयोटा z बार का मतलब हो गया x माइनस आयोटा वाई प्लस 1, ठीक है। नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड इक्वेशन में आपको पता है कि अगर मैं इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा हूं तो हमें दोनों साइड में रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग इक्वल करना पड़ेगा। तो अगर मैं रियल पार्ट की बात करूं तो यहां से रियल पार्ट आ रहा है x, और ये ध्यान दें तो मॉड z भी हमारा रियल पार्ट ही होगा। राइट हैंड साइड में अगर देखें तो इस आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा प्लस का y और प्लस का 1, ठीक है। 1 मिनट। रियल पार्ट आएगा x, ये इमेजिनरी पार्ट है। राइट हैंड साइड में अगर रियल पार्ट की बात करें तो वो आ जाएगा y और प्लस 1। और ऐसे ही अगर मैं इमेजिनरी पार्ट को चेक करूं तो यहां पर आयोटा के कोफिशिएंट को देखना है, वो मिलेगा y, यहां से आपको मिल जाएगा मॉड ऑफ z। और राइट हैंड साइड में अगर मैं देखूं तो ये आ रहा है अपने पास में x, ठीक है। नाउ क्वेश्चन में कह रहा है कि मॉड ऑफ z की वैल्यू क्या है। तो मॉड ऑफ z की वैल्यू अगर हम ऑब्जर्व करें यहां से तो मॉड ऑफ z आ रहा है हमारे पास में x माइनस वाई, और फर्स्ट इक्वेशन में अगर देखें तो यहां से x माइनस वाई की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। तो मैं फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। मॉड z की वैल्यू आप यहां से लिख सकते हो 1 के इक्वल, और अगर ये 1 के इक्वल है तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, ठीक है। Z1, Z2, Z3 आर रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन। देन हमें Z1, Z2, Z3 को फाइंड आउट करना है, उनके रियल पार्ट पर बात करना है और इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब ये बच्चों आप लोगों को मालूम है कि कोई भी क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स पर अगर बात हो रही है तो आपको यहां पर इस इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए ये आपने जब पढ़ा होगा चैप्टर तो आपको बताया गया होगा कि हमारे लेवल पर जब भी कोई क्यूबिक इक्वेशन आती है और रूट्स की जरूरत पड़ती है तो उसमें एक प्योरली रियल या एक प्योरली इमेजिनरी रूट जरूर होता है, ठीक है ना। तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या इसमें कोई प्योरली रियल रूट है। तो लेट z इज इक्वल टू एल्फा एंड दिस इज प्योरली रियल रूट, ठीक है ना। तो इसको पुट करके देख लेते हैं। हमारे पास में इक्वेशन बन जाएगी अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर आयोटा माइनस 1 प्लस अल्फा 2 माइनस आयोटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगेन फिर से वही बात, रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे रियल पार्ट की बात करूं तो रियल पार्ट आएगा अल्फा क्यूब, फिर यहां से आया माइनस का अल्फा स्क्वायर, फिर आ रहा हमारे पास में 2 अल्फा और लास्ट में माइनस 2, दिस इज 0। साइमल्टेनियसली इमेजिनरी पार्ट को भी 0 करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसके इमेजिनरी पार्ट की बात करूं तो वो आ रहा है हमारे पास में अल्फा स्क्वायर और यहां से आपको मिल जाएगा माइनस का अल्फा 0, ठीक है। हमें दोनों को सेटिस्फाई करने वाला अल्फा चाहिए। तो इन दोनों में इसको सॉल्व करना ज्यादा आसान है।
हमारे पास में दो वैल्यूज आ रही हैं 0 और 1, और इसको हम इसमें वेरीफाई कर लेते हैं। तो अगर आप इसमें चेक करें तो अल्फा इज इक्वल टू 0 ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, लेकिन अल्फा 1 इसमें सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब इस इक्वेशन में एक प्योरली रियल रूट है और वो रूट है 1। ठीक है, एक भी रूट अगर मुझे पता लग गया तो यहां पर इस क्यूबिक के फैक्टर्स कर सकते हैं हम लोग। तो फैक्टर्स कर देते हैं, z माइनस 1, इसके बाद में आएगा z स्क्वायर। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही आप ये चेक कर सकते हो कि इसमें कोई प्योरली इमेजिनरी रूट है या नहीं। हालांकि एक भी रूट हमें क्यूबिक में पता लग गया तो बाकी रूट हम क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो z क्यूब आ गया, माइनस का z स्क्वायर हमें मिल जा रहा है, तो इसका मतलब आएगा आयोटा z, और सीधे अब मैं लास्ट कांस्टेंट टर्म पर चलता हूं तो वो आ जाएगा प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसके भी अगर आप ध्यान से देखें रूट्स निकाल सकते हैं। वैसे ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि आयोटा इसका एक रूट हमारे पास में आ रहा है, आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 2 सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब फर्दर इसके अगर मैं फैक्टर्स कर दूं तो z माइनस 1 एक रूट मेरे पास में आ रहा है आयोटा, और लास्ट में हमें 2 चाहिए, तो यहां पर आएगा z प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ गए आपके पास में तीनों रूट्स, और इन तीनों रूट्स में अब आपको इनके रियल पार्ट्स पर बात करनी है। तो अगर मैं रियल पार्ट की बात करूं तो इन दोनों में तो रियल पार्ट हमारे पास में क्या है, 0 है। इसका रियल पार्ट 0 है, रियल पार्ट ऑफ आयोटा इज 0। इसका भी अगर मैं रियल पार्ट देखूं तो -2 आयोटा का रियल पार्ट 0, और यहां पर जो रियल पार्ट है वो 1 के बराबर है। ठीक है, 1 का रियल पार्ट 1 के बराबर। तो तीनों के रियल पार्ट के सम की अगर मैं बात करूं तो वो आ जाएगा अपने पास में 1 + 0 + 0 आई डॉट ई 1। तो अगेन ऑप्शन सी इज करेक्ट, यहां पर भी ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ओके, तो ये प्रॉब्लम एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट से रिलेटेड है। हमारे पास में एक इक्वेशन है, द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड आयोटा ओमेगा, ओमेगा इज नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, एंड आयोटा हम लोग को मालूम ही है। ठीक है, उसको इसने क्लियर कर दिया है। तो इस समेशन के लिए जो वैल्यू आ रही है वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। अब देखिए, ये हम लोग को मालूम है एम्पलीट्यूड Z1 और एम्पलीट्यूड Z2, जब हम इसे ऐड करते हैं तो ये होता है एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 इंटू Z2, और बैलेंस करने के लिए हम 2n पाई ऐड करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर आप एम्पलीट्यूड लिख रहे हो, एम्पलीट्यूड की एक रेंज होती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो सम है हमारा वो किस रेंज में आ रहा है, और फर्दर यहां पर 2n पाई इसलिए मैंने ऐड किया है जिससे कि -π से पाई की रेंज में हमारा ये एंगल आना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं ये क्या आ रहा है। दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ आयोटा स्क्वायर ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब की वैल्यू हम लोग को मालूम ही है, सो दिस इज ओमेगा क्यूब इज 1, ये बन गया -1। 2n पाई इसमें मैं लिख देता हूं। अब एम्पलीट्यूड -1 की अगर बात की जाए तो वो हमारे पास में पाई के बराबर है, तो n की वैल्यू हम 0 ले लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमारे पास में जो ऑप्शन है हम यहां पर ये बोल सकते हैं दिस इज पाई व्हेन n इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर भी जो हमारे पास में ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। अगेन ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहां पर भी इन दोनों एम्पलीट्यूड के सम को आप पाई के बराबर बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ना ये कॉम्प्लेक्स नंबर में जो ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। C1 एक कर्व है z प्लस जेड बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड ऑफ z माइनस 1, और C2 एक कर्व है जो आर्गुमेंट ऑफ z प्लस 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू अल्फा से रिलेटेड है।
अल्फा की रेंज कह रहा है 0 से पाई है, एंड कर्व C1 एंड C2 टच ईच अदर एट पॉइंट P Z0। तो पहले ये दोनों कर्व क्या है उन पर बात कर लेते हैं, फिर आगे हम फर्दर इसे सॉल्व करेंगे। तो C1 कर्व के लिए अगेन हम Z को x प्लस आयोटा y पुट करते हैं। तो यहां से जो C1 कर्व बनेगा z प्लस जेड बार इज 2x, और इधर आ जाएगा 2 टाइम्स मॉड ऑफ z माइनस 1। इसे अगर मैं कैलकुलेट करूं तो यह आ जाएगा स्क्वायर रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। या इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर दें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये आ रहा है, या ये हम बोल सकते हैं दिस इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एंड दिस इज 2x माइनस 1, एक पैराबोला। ठीक है, तो जो फर्स्ट कर्व है वो एक पैराबोला है। ऐसे ही मैं यहाँ पर सेकेंड कर्व की अगर बात करूँ, C2 की बात करूँ, तो इसका लोकस हम लोग को पता होना चाहिए। आर्गुमेंट ऑफ z प्लस 1 प्लस आयोटा दिस इज एल्फा, ये एक रे को रिप्रेजेंट करता है और ये ओरिजिनेट होगी पॉइंट -1 कॉमा -1 से। ठीक है ना, इस पॉइंट से ओरिजिनेट होने वाली एक रे है। तो अगर प्रॉब्लम को समझें तो क्वेश्चन ये कह रहा है, और अल्फा की वैल्यू 0 से पाई, मतलब ये कह रहा है कि इस रे की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन आप एंगल 0 से लेकर के पाई तक कुछ भी ले सकते हैं। ऐसी वैल्यू लेनी है जिसके लिए ये रे एक्चुअल में इस पैराबोला के लिए टेंजेंट की तरह वर्क करने लगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इन दोनों की बात आगे करता हूं। पैराबोला वाई स्क्वायर 2x माइनस 1 है और रे अपने पास में -1 से पास हो रही है। तो अगर इसका मैं डायग्राम बनाऊं तो सिचुएशन कुछ इस तरीके से आप ले सकते हैं। ये पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 1, इसका जो वर्टेक्स आ रहा है वो आ रहा है 1/2 कॉमा 0 पर। जिस पॉइंट से रे हमें ड्रॉ करनी है वो पॉइंट है -1 और समझ में आता है कि यहां पर एक लाइन ऐसी होगी जो इसे पॉइंट P पर टच कर रही है और हमें इसी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर Z0 निकाल लेंगे, फिर उसका मॉडुलस भी निकाल लेंगे। अब इसे सॉल्व करने के लिए देखो आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आप कैलकुलस की हेल्प से कर लें और या फिर कोऑर्डिनेट में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस एल्फा, इस शिफ्टेड पैराबोला के लिए टेंजेंट की इक्वेशन और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दोनों आपको याद हैं। ठीक है, तो उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। तो मैं इसे करता हूं कैलकुलस से। तो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को एज्यूम कर लेता हूं मैं। y की वैल्यू को अगर t एज्यूम कर लूं तो x की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी t स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ चुका है, ये टेंजेंट है। तो टेंजेंट के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं dy बाई डी एक्स ऑफ दिस कर्व एट पॉइंट P, और ये आ जाएगा अपने पास में, अगर मैं इस पॉइंट को Q बोल दूं, दिस इज स्लोप ऑफ PQ लाइन। तो dy बाई डी एक्स अगर इसका फाइंड आउट किया जाए तो ये आ रहा है 2 डिवाइडेड बाई 2y, और y की वैल्यू ऑर्डिनेट अगर आप देखें तो वो t है, तो 2 डिवाइडेड बाई 2y, y इज t, और अगर मैं स्लोप को फाइंड आउट कर लूं तो यह आएगा t प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस 1। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह आ रहा है हमारे पास में टी स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, और राइट हैंड साइड में आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी। या फर्दर इसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर टी स्क्वायर आ गया, प्लस का 2t माइनस का 3, 0, इसके फैक्टर्स हो रहे हैं t माइनस 1 t प्लस 3। तो हमारे पास में t की वैल्यू आ गई और यहीं तक हमारा काम था पहुंचना। t की वैल्यू -3 ऑब्वियस सी बात है रिजेक्ट हो जाएगी, तो t इज इक्वल टू 1 ये एक्सेप्टेबल है, और t1 के करस्पॉन्डिंग पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स की अगर मैं बात करूं तो ये आ जाएगा मेरे पास में 1,1। ठीक है, यानी इसके करस्पॉन्डिंग अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो z कॉम्प्लेक्स नंबर Z0 ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा, और इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं मॉडुलस की बात करूं तो मॉड ऑफ Z0 स्क्वायर ये आपको मिलेगा √2 का स्क्वायर यानी 2। तो इस प्रॉब्लम में मॉड Z0 स्क्वायर की वैल्यू होनी चाहिए 2 के बराबर। ऑप्शंस देख लेते हैं।
तो मॉड जेड नॉट स्क्वायर की वैल्यू ही आपसे पूछ रहा था और वो वैल्यू आ गई अपने पास में 2 के बराबर। तो ऑप्शन बी ये हमारा करेक्ट आंसर होगा फॉर दिस प्रॉब्लम। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आप इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें आयोटा यूज हो रहा है। ठीक है, आयोटा लिखा नहीं है बट ये आयोटा हमारा √-1 ही है। तो अगर मैं सीरीज को लिखूं तो अपने आप बात समझ में आ जाएगी। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, k की वैल्यू अगर 1 रख दें तो दिस इज 1 इंटू आयोटा पावर 1 मतलब आयोटा। नेक्स्ट आ जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर, 3 आयोटा क्यूब एंड सो ऑन। लास्ट टर्म आपको मिलेगा 2007 आयोटा पावर 2007। तो इसको सिंप्लीफाई करना है एंड देन उसके बाद में जो z आएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को फाइंड आउट करके हमें फर्दर उसके सम को बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो ये एक AGP है और AGP को सॉल्व करने का मेथड आप सब लोगों को पता ही है। GP का कॉमन रेशियो आइडेंटिफाई करें, बोथ साइड में मल्टीप्लाई करके वन टर्म शिफ्ट कर दें। तो यहां पर आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा 2 आयोटा क्यूब। इसकी अगर बात करें तो यहाँ आएगा 2006 आयोटा पावर 2007 और एक टर्म और आएगा 2007 आयोटा पावर 2008। देन इसके बाद में हम करते हैं इसे सब्ट्रैक्ट करस्पॉन्डिंगली। 1 माइनस आयोटा इंटू जेड, इधर आ जाएगा आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब टिल आयोटा पावर 2007 और माइनस में आ जाएगा 2007 आयोटा पावर 2008। नाउ आयोटा की पावर से रिलेटेड एक रिजल्ट पता होगा आपको। अगर आयोटा की 4 कॉन्सेक्यूटिव इंटीग्रल पावर है तो उसका सम हमारे पास में 0 होता है। आयोटा पावर n, आयोटा पावर n+1, आयोटा पावर n+2 n प्लस आयोटा पावर n+3, दिस सम इज ऑलवेज 0। तो इसे हम 4-4 के पेयर में बदल लेते हैं। तो हमें एक काम करना पड़ेगा, 1 माइनस आयोटा z, अगर आप इधर चेक करें तो एक टर्म में इसमें ऐड कर देता हूं आयोटा पावर 2008। 2008 हमारा 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब अगर मैं यहां तक अगर 4 के सेट में चलता जाऊंगा तो मुझे जो सम मिल जाएगा वो मिल जाएगा 0। हाँ, यहां पर मुझे बैलेंस करना पड़ेगा 2008, एक आयोटा पावर 2008 को मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं एंड आयोटा पावर 2008। नाउ आयोटा पावर 2008 आपका 4 से मल्टीपल नंबर है, इसका मतलब उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो फाइनल बात में अगर करूं तो 1 माइनस आयोटा इंटू जेड, ये तो 0 हो गया, ये आ गया आपके पास में -2008। आयोटा पावर 2008 की वैल्यू को 1 रख दिया। या इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर दूं तो z की वैल्यू आ रही है -2008 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो दिस विल बी -1004 एंड 1 प्लस आयोटा। डिनोमिनेटर में 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई करने पर वो 2 बन गया, तो एक 2 मैंने कैंसिल कर दिया है। और अब मैं अगर यहां पर इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को निकालूं तो रियल पार्ट -1004 और इमेजिनरी पार्ट भी आ गया -1004। दोनों के सम की अगर बात करें तो ये आ जाएगा -2008। तो ऑप्शन सी ये हमारे पास में इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ओके, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, उसी से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। फिर से हमारे पास में एक सीरीज है। ये कह रहा है Fn हमारे पास में इस प्रोडक्ट के बराबर है एंड सम। तो आपको f ऑफ 19 की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ये सम क्या रहा है और इस सम को फाइंड आउट करने के लिए हमारा पहला काम होना चाहिए उसका जनरल टर्म निकाल लेते हैं। तो जनरल टर्म हमें लास्ट टर्म में दिख ही रहा है, n+1 n प्लस ओमेगा स्क्वायर, और n की लिमिट आपसे कह रहा है यहां पर 1 से n है। फिर उसके बाद में हम n की जगह पर 19 पुट कर देंगे।
तो पहले इस प्रोडक्ट को देख लेते हैं। हालांकि ये फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए, नहीं मालूम है तो मल्टीप्लाई करके देख लें। ये आ गया एन स्क्वायर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एन यानी माइनस का एन, और ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब यानी 1। अब इससे आप फेमिलियर है, ये जो प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो ये आ जाएगा अपने पास में सिग्मा एन क्यूब प्लस 1, एन की लिमिट 1 से एन। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 19 के लिए वैल्यू क्या है, 19 के लिए चेक कर लेते हैं। दिस इज सिग्मा एन क्यूब प्लस 1, एन की लिमिट 1 से 19। तो सिग्मा एन क्यूब एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आपको वो याद होना चाहिए। ये होता है n यानी 19, n प्लस 1 यानी 20 डिवाइडेड बाई 2 इसका होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 1 लिमिट 1 से 19 है, यानी 1 आपको 19 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा। दिस इज 19। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो 2 यहां पर आ गया 10, स्क्वायरिंग कर दें 19 स्क्वायर 36100 और एक्स्ट्रा 19, यानी हमारा आंसर आना चाहिए 36119। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन अगर हम लोग चेक करें तो ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम आ गया यहां पर, एक से ज्यादा ऑप्शन यहां पर सही है। Each of the circles mod of z minus 1 minus iota 1 and mod of, ओके ये यहां पर डिफरेंट है, ये mod of z minus 1 प्लस आयोटा है, ये इसमें करेक्शन है। तो ये दो सर्कल है हमारे पास में एंड टच इंटरनली अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 यूनिट्स, द सेंटर ऑफ द सर्कल टचिंग ऑल द अबव 3 सर्कल्स कैन बी। ठीक है, तो इसको हम ड्रॉ करते हैं, सिचुएशन को समझते हैं, देन उसके बाद में जिन सर्कल्स की ये बात कर रहा है उन सर्कल्स के रेडियस को हम लोग सेंटर को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहां पर अगर इन दोनों सर्कल को हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट सर्कल का सेंटर है 1 1 और रेडियस है 1। तो हम समझ सकते हैं ये सर्कल कैसा होगा, सेंटर 1 1 रेडियस 1, ये दोनों एक्सिस को टच करने वाला एक सर्कल है, सेंटर है इसका 1 1। दूसरे सर्कल की बात करें, इसका सेंटर आएगा 1 -1 और रेडियस अगेन 1 1 -1, इसका मतलब ये सेंटर आपको मिलेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में 1 -1 और इसकी रेडियस भी 1 है। इसका मतलब ये दोनों एक्सिस को टच करने वाला सर्कल ही है। अब ये कह रहा है कि ये दोनों ही सर्कल इंटरनली टच करते हैं एक सर्कल को, दोनों ही सर्कल, और जिसकी रेडियस 2 है। तो बात समझ में आती है भाई, इसकी रेडियस 1 है और अगर इन दोनों ही सर्कल को कोई तीसरा सर्कल इंटरनली टच कर रहा है और रेडियस उसकी 2 है, तो उसका सेंटर आना चाहिए इनके टचिंग पॉइंट पर। ये पॉइंट है हमारे पास में 1 0, ये उस बिगर सर्कल का सेंटर है, मैं इसे सी बोल देता हूं। तो वो सर्कल आप कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब जिन सर्कल्स की ये बात कर रहा है, कह रहा है कि इन तीनों ही सर्कल को टच करने वाले सर्कल के सेंटर हमें चाहिए। तो समझ में आता है कि वो आपको किस तरीके के सर्कल्स मिलेंगे। एक सर्कल आपको यहां मिलेगा और एक सर्कल आपको यहां पर कहीं मिलेगा। हमें चाहिए इन दोनों के सेंटर। तो सिंपल ज्योमेट्री का प्रॉब्लम है। इसके सेंटर ऑब्वियस सी बात है, ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस पर ही सेंटर होगा। इस बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस है वो 2 है, अगर इसकी रेडियस को मैं r मान लूं तो समझ में आता है यहां से लेकर के इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो रेडियस है 2, तो ये जो डिस्टेंस आ रही है ये डिस्टेंस आ रही है अपने पास में 2 - r, दिस इज 2 - r, अगर मैं r इस सर्कल की रेडियस को मान लूं। और अगर मैं ये कैलकुलेट कर लूं सिर्फ ये 2 - r की वैल्यू क्या है, तो
ऑब्वियस सी बात है 2 माइनस आर डिस्टेंस फॉरवर्ड और बैकवर्ड जाकर के हम दोनों के सेंटर को निकाल लेंगे। अब उसके लिए एक सिंपल सी ज्योमेट्री यूज करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये लेंथ हम लोग को मालूम ही है 1 के बराबर है, ये 1 के बराबर है, ये रेडियस r के बराबर है, और ये लेंथ हमारे पास में 2 माइनस आर आ रही है। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा दूं तो r प्लस 1 का होल स्क्वायर ये आ जाएगा अपने पास में 1 स्क्वायर प्लस 2 माइनस आर का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2r, दिस इज 1 प्लस 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 4r। आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आ रहा हमारे पास में 6r इज इक्वल टू 4, यानी r की वैल्यू आ गई 2/3। ठीक है, क्योंकि सिमेट्री से समझ में आता है ये जो दोनों ही सर्कल है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये सेंटर है हमारा इस सर्कल का, तो ये दोनों ही सेम रेडियस के ही होंगे। तो अब हमें चाहिए दोनों के सेंटर को लिख देता हूं। एक सेंटर अगर मैं C1 बोल दूं तो वो आएगा अपने पास में, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 1 है और ये 2 माइनस आर है, तो ये टोटल डिस्टेंस आपको मिल जाएगी 3 माइनस आर। तो एक सेंटर आएगा 3 माइनस आर कॉमा 0, और दूसरे सेंटर C2 की अगर बात करें तो ये जो डिस्टेंस होगी वो अगेन 2 माइनस आर होगी हमारे पास में। तो इसको हम लोग देख लेते हैं क्या जाएगा। सेंटर से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 2 माइनस आर है और ये 1 है, तो यहां पर आ जाएगा अपने पास में ये लेंथ पूरी 2 माइनस आर है, सेंटर से इस पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस, और इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को अगर लिखना है तो हमें ये लेंथ चाहिए। ठीक है, तो ये लेंथ जो भी आएगी उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग लिख देंगे, या 2 माइनस आर की वैल्यू निकाल देते हैं और 1 में से 2 माइनस आर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जैसे भी करना चाहें। तो ये वाला पॉइंट अगर देखें, ये सेंटर अगर ऑब्जर्व करें तो r की वैल्यू 2/3 अगर रख दें तो यह आ जाएगा 7/3, 0। एक ऑप्शन तो ये है, और मैंने बोला कि अगर मैं 2 माइनस आर की वैल्यू को कैलकुलेट कर दूं तो यह आ रहा 4/3। अब अगर ये लेंथ 4/3 है और ये लेंथ 1 है तो 4/3 में से 1 आप सब्ट्रैक्ट कर दो, सेंटर से ये वाली डिस्टेंस 2 माइनस आर की वैल्यू आ गई अपने पास में 4/3, ये बिल्कुल सही है, दिस इज 4/3। और 4/3 में ये वाली लेंथ अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये लेंथ आपको मिल जाएगी यहां पर 1/3 के बराबर। लेकिन ये जो पॉइंट है, सेंटर है, ये हमारा नेगेटिव साइड में है, तो लेंथ जरूर मेरे पास में 1/3 आ रही है, लेकिन जो सेंटर होगा वो होगा माइनस का 1/3, 0। ठीक है, क्योंकि अगर ये लेंथ अपने पास में 4/3 है और ये लेंथ अपने पास में 1 है तो ऑब्वियस सी बात है ये लेंथ आ जाएगी 1/3 के बराबर। तो यहां से जो ऑप्शंस हमें समझ में आते हैं वो आएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ये दो ऑप्शंस इसमें करेक्ट होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। W एंड Z दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, मॉड ऑफ Z आपको दिया हुआ है और मॉड ऑफ W पर कमेंट करना है, या W के लोकस को हमें फाइंड आउट करना है। तो इस तरह के प्रॉब्लम आपने देखे होंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, Z को W के टर्म में फाइंड आउट करते हैं एंड देन उसके बाद में देखते हैं जो मॉड ऑफ Z पर रेस्ट्रिक्शन है वो अप्लाई करके लोकस क्या बनेगा। तो यहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो W इंटू Z माइनस 2, ये आ रहा है Z माइनस 1। हम Z को W के टर्म में निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा 2W माइनस 1 डिवाइडेड बाई W माइनस 1। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मॉड ऑफ Z है वो 1 है, तो मॉड ऑफ Z की वैल्यू 1 करने का मतलब मॉड ऑफ 2W माइनस 1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ W माइनस 1, इसकी वैल्यू को 1 करना है। अब इसका लोकस हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि आगे प्रॉब्लम W के लोकस से रिलेटेड ही है।
तो इसमें लोकस को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करें, W को पुट कर देते हैं x प्लस आयोटा वाई। x प्लस आयोटा वाई पुट कर दें तो यहां पर आ रहा है 2W, रियल पार्ट बनेगा 2x माइनस 1, इसका होल स्क्वायर, मॉडुलस का स्क्वायर कर रहा हूं, एंड 2y का होल स्क्वायर, मॉड ऑफ W माइनस 1, अगर मैं इसका मॉडुलस निकालूं तो W माइनस 1 मतलब आएगा x माइनस 1 का स्क्वायर एंड y स्क्वायर। ये इसका लोकस है। सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। दिस इज 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 प्लस 4y स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर। 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये बन गया 3x स्क्वायर, 4y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ये आ जाएगा 3y स्क्वायर, माइनस 4x एंड प्लस 2x ये आ जाएगा माइनस का 2x इज इक्वल टू 0। तो ये आ रहा है अपने पास में एक सर्कल। ठीक है, तो लोकस आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x बाई 3 इज इक्वल टू 0। ये सर्कल वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच करने वाला सर्कल है। तो इसके बाद में मैं डायग्राम यहां पर बना देता हूं। अगर सिचुएशन को समझें तो सर्कल कुछ इस तरीके से आपका आया है। इसका सेंटर है 1/3, 0 और रेडियस भी हमारी 1/3 है, मतलब ये पॉइंट होगा 2/3, 0। ये है ओरिजिन। अब एक एक ऑप्शन देख लेते हैं। यहां पर इसने बोला मॉड ऑफ W माइनस 3, तो मॉड ऑफ W माइनस 3 का मतलब समझ में आता है, W हमारा इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे चल रहा है और 3 की अगर बात करूं तो 3 मेरा यहां कहीं होगा। तो W माइनस 3 मॉडुलस का मतलब है सर्कल और पॉइंट 30 के बीच की डिस्टेंस। एक बार कह रहा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी और एक बार कह रहा है मैक्स वैल्यू क्या होगी। तो मिनिमम वैल्यू समझ में आती है, यहां से लेकर के इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वही मिनिमम वैल्यू है। तो 3 माइनस 2/3 अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो दिस इज 7/3। ऑप्शन ए सही है हमारा, ये मिनिमम वैल्यू आएगी। और मैक्स वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट से मैक्स डिस्टेंस पर ये वाला पॉइंट ओरिजिन होगा, ओरिजिन से 30 की जो डिस्टेंस है वो 3 आएगी, यानी ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। तो ये दोनों ऑप्शन तो सही है। अब आ जाते हैं ऑप्शन सी और डी पर। इसमें कहा इसने आर्गुमेंट की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाली है, आर्गुमेंट ऑफ W। अब आर्गुमेंट ऑफ W का मतलब है ये आपको ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है इसका आर्गुमेंट चाहिए। अब इसके आर्गुमेंट को अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहां पर आर्गुमेंट मतलब ये एंगल आपको देखना है। इस आर्गुमेंट की मिनिमम वैल्यू अगर मैं देखूं, ठीक है, इसने बोला है -π से π की रेंज में, तो मैक्सिमम के लिए W को मुझे यहां पर इसके क्लोज लाना पड़ेगा, व्हेन W इज वेरी वेरी क्लोज टू ओरिजिन। लेकिन उस सिचुएशन पर हम अगर ऑब्जर्व करें तो आर्गुमेंट जो मैक्सिमम है वो π/2 की तरफ जा रहा है, एग्जैक्टली π/2 भी नहीं है, ठीक है ना। तो आर्गुमेंट W की जो मैक्स वैल्यू है दैट इज अप्रोचिंग टू π/2। और ऐसे ही अगर मैं आर्गुमेंट W के मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो मिनिमम के लिए आपको यहां पर W को 0 को अप्रोच कराना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड से। और अगर आप अभी ऑब्जर्व करो तो जो एंगल है हमारा वो -π/2 की तरफ जा रहा है। इसका मतलब मैक्सिमम आर्गुमेंट अपने पास में π/2 अप्रोच कर रहा है और जो मिनिमम आर्गुमेंट है विद इन दिस इंटरवल वो -π/2 को अप्रोच कर रहा है। तो ये दोनों ही ऑप्शन गलत हो गए, ये भी नहीं हो सकता और ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अगेन ये एक लोकस से रिलेटेड प्रॉब्लम है। Z1 Z2 हमारे पास में 2 पॉइंट है और आपसे कह रहा है कि एम्पलीट्यूड ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 दिस इज π/4, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो वैसे तो एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, आपको इसका लोकस पता होना चाहिए। एम्पलीट्यूड ऑफ Z माइनस Z1 डिवाइडेड बाय Z माइनस Z2 दिस इज π/4।
या इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, एम्पलीट्यूड ऑफ z माइनस z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ z माइनस z2, दिस इज पाई बाई 4। ठीक है, या इसका सेंस ये होता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा या वेक्टर बनेगा z माइनस z2, z माइनस z1 का जो एम्पलीट्यूड है, एंगल है, वो z माइनस z2 से पाई बाई 4 ग्रेटर होना चाहिए। तो चलिए इसे प्लॉट करते हैं, सिचुएशन समझते हैं क्या बनेगी। ये आपको पता होना चाहिए, ये जो z1 और z2 हैं, ठीक है ना, अगर यहां पे पाई बाई 2 होता तो हमारा लोकस ये एक सर्कल बनता जिसमें z1 z2 डायमीटर के एंड पॉइंट होते। अभी ये डायमीटर के एंड पॉइंट तो नहीं होंगे, लेकिन सर्कल इन दोनों पॉइंट से पास जरूर होगा। तो चलो ऑब्जर्व करते हैं, एक पॉइंट है हमारे पास में z1 16 6, तो 16 6 हमारा यहां पर कहीं होगा, और एक पॉइंट है हमारे पास में 10,6 z2, ये z1 है, और यहां पर कहीं पर z2 है जो है 10,6। अब अगर एंगल हमें पाई बाई 4 लाना है तो समझ में आता है, यहां पर दो पॉसिबिलिटी पर आप जा सकते हो, या तो हमारा सर्कल कुछ इस तरीके से बनेगा और या फिर हमारा सर्कल कुछ इस तरीके से बनेगा, लार्जर सेगमेंट, ठीक है ना। तो यहां पर इसके सरकमफ्रेंस पे अगर आप किसी भी एंगल की बात करोगे तो वो जो एंगल बन रहा है वो पाई बाई 4 बनेगा। मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं समझने के लिए। तो ये z इस पे ट्रेवल कर रहा है और ये एंगल पाई बाई 4 है। बात समझ में आ जानी चाहिए कि यहां पर इस लार्जर सेगमेंट में कहीं पर भी आप पॉइंट ले लें वो एंगल पाई बाई 4 ही बनेगा। अब देखते हैं कि ये वाला पार्ट हमारा लोकस है या ये वाला पार्ट हमारा लोकस है। तो यहां पर z माइनस z2 आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये z माइनस z1 है। क्या z माइनस z1 का जो आर्गुमेंट है वो z माइनस z2 का आर्गुमेंट प्लस पाई बाई 4 है? हाँ भाई, ऐसी ही तो सिचुएशन बन रही है। इसका मतलब ये वाला डायग्राम करेक्ट है और ये जो मैंने बना रखा है इस डायग्राम को आपको हटाना पड़ेगा, ये लोकस इसका नहीं होना चाहिए। तो ये लोकस आ गया, यानी लोकस आ गया हमारे पास में एक लार्जर सेगमेंट, ठीक है, इस सर्कल का। तो पहला ऑप्शन माइनर आर्क तो नहीं होगा। माइनर आर्क तब बनता है जब आपके पास में यहां पर ऑब्ट्यूज एंगल हो। पाई बाई 2 तब बनता है, पाई बाई 2 के केस में सेमी सर्कल बनेगा, और अगर एंगल आपका 0 से पाई बाई 2 के बीच में है तो मेजर आर्क आएगा। तो ऑप्शन बी इसमें सही है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी इसने पूछ लिया है। Z, ये Z का लोकस है, Z इसके सरकमफ्रेंस पे ट्रेवल कर रहा है। Z की डिस्टेंस 13,9 इस पॉइंट से निकालनी है। अब अगर आप ध्यान दें थोड़ा सा तो यहां पर ये इसका मिड पॉइंट होगा, इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे अपने पास में 13,6। हमें जाना है 13,9 पर। अब अगर आप ऑब्जर्व करें तो इसके सेंटर को अगर मैं यहां पर चेक करूं, क्योंकि 13,9 होगा तो इसी पर ही कहीं पर, ये इसका सेंटर है, और अगर मैं इस एंगल को फाइंड आउट करूं तो ये वाला एंगल भी मेरा पाई बाई 4 ही होगा, ठीक है। अब अगर ये पाई बाई 4 है, इस लेंथ को अगर देखें तो ये लेंथ अपने पास में आ रही है 3, तो ये लेंथ भी 3 ही होगी, क्योंकि ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास में। इसका मतलब अगर मैं सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालूं तो इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेंगे 13,9। सेंटर ही 13,9 है। तो अब सवाल को समझते हैं। Z फिक्स नहीं है, Z आपका इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे कहीं पर भी है, तो आपको वो सारे Z पिक करने पड़ेंगे। उसकी 13,9 से डिस्टेंस पूछ रहा है 3√2 के बराबर है। यानी एक्चुअल में अगर आप देखें तो इस पॉइंट से Z की डिस्टेंस का मतलब रेडियस पूछी जा रही है। अगर ये 3 है और ये 3 है तो ऑब्वियस सी बात है ये जो रेडियस है, ये रेडियस आपको मिल जाएगी 3√2। आप कोई भी Z पिक कर लें इसकी सरकमफ्रेंस पर, जो मैंने लोकस बना रखा है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन अपना सही है, 3√2 यहां पर ये डिस्टेंस आएगी। इसको जरा देख ले, यहां पर भी ये पूछ रहा है कि Z की डिस्टेंस 13,3 पॉइंट से क्या होगी। अब मैं अगर 13,3 को लोकेट करूं, ये 13,6 है, तो ऑब्वियस सी बात है 13,3 यहां पर कहीं नीचे ये पॉइंट आपको मिलेगा। ये वाला पॉइंट होगा
13,3। अभी प्रॉब्लम है भाई, इस 13,3 की जो डिस्टेंस है, आप अगर z को इस पे ट्रेवल कराओगे तो उसकी डिस्टेंस देखो बदलती जा रही है। इसके लिए कुछ और डिस्टेंस है, इसके लिए कुछ और डिस्टेंस है, और जैसे जैसे z आप चेंज कराते जा रहे हैं तो आपको यहां पर इस डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो बदलती जा रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं निकलेगी, इसकी एक रेंज निकलेगी। अगर वो पूछा जाता तो वो भी हम लोग फाइंड आउट कर लेते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। ओके, अगेन लोकस का प्रॉब्लम है। पी अल्फा एक वेरिएबल पॉइंट है ऑन दिस सर्कल, और उसका जो एम्पलीट्यूड है वो π/3 से 2π/3 रेंज में है। नाउ Q एक पॉइंट दिया हुआ है, √3/2 प्लस i/2 बी अनदर पॉइंट, एंड एरिया स्वेप्ट आउट बाय द सेगमेंट PQ इज S। तो मैं अल्फा और S पर कमेंट करना है। अब ये कैसा एरिया है उसके लिए हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, तभी हमें सिचुएशन समझ में आएगी। तो यहां पर इसका डायग्राम बनाते हैं। एक सर्कल है, सेंटर इसका 1 0 है, सॉरी 0 1 है, और रेडियस भी 1 है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास में सर्कल होगा। ऐसा कुछ सर्कल है, ये अपना ओरिजिन है एक्स एक्सिस। इसका जो सेंटर है वो अपने पास में है 0 1, ये रहा सेंटर 0 1, रेडियस 1 है। पॉइंट Q की अगर मैं बात करूं तो पॉइंट Q √3/2, 1/2 है। तो इसकी लोकेशन यहां पर कहीं होगी। दिस इज पॉइंट इज Q √3/2, 1/2। एक्चुअल में इसका अगर मैं यहां पर एक्स एक्सिस से ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल π/6 आ रहा है, वो स्लोप से आप ऑब्जर्व कर सकते हो। पॉइंट P वेरिएबल है और ये कह रहा है कि ये आपको एम्पलीट्यूड π/3 से 2π/3 के करस्पॉन्डिंग बनाना है। तो π/3 हमारा यहां पर कहीं होगा। अगर ये π/6 है तो π/3 के करस्पॉन्डिंग आपको पॉइंट मिलेगा यहां पर। इस पॉइंट को मैं P1 बोल देता हूं, और बिल्कुल इसी के सिमेट्रिक आपको पॉइंट मिलेगा, क्योंकि एंगल 2π/3 आपसे कह रहा है, इसको मैं P2 बोल देता हूं। तो सवाल को अगर समझें तो पॉइंट Q अपनी जगह पर फिक्स है। इसने बोला है कि पॉइंट Q तो आपको अपनी जगह पर रखना है। ये मूव कर रहा है, तो अगर मैं एक सिचुएशन बना दूं, स्टार्टिंग वाला पॉइंट P यहां पर है, और इसको अगर आप इस पे ट्रेवल कराओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एरिया यहां पर मिलेगा वो एरिया आपको मिलेगा कुछ ऐसा, लास्ट यहां तक। हमें इस एरिया को फाइंड आउट करना है। ठीक है, P को अगर आप ट्रेवल कराएंगे तो ये एरिया, इसी एरिया की ये बात कर रहा है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। हमें इस पॉइंट P1 की लोकेशन को देखना पड़ेगा। तो पॉइंट P1 की लोकेशन को देखने के लिए यहां पर हम एक छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे। भाई अगर आप ध्यान दें तो ये एंगल π/3 है, तो ये रिमेनिंग एंगल π/6 बचेगा, ये भी π/6 ही होगा। ये दोनों ही एंगल π/6 हैं। ये इसका सेंटर है। अगर मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूं तो ये π/6 है, ये भी π/6 है। इसका मतलब ये वाला एंगल आपके पास में π/3 आ जाएगा, और अगर ये π/3 आ जाएगा तो इस वाले एंगल को आप अगेन π/6 बोल सकते हैं। ठीक है, बात को समझिए। नाउ अब इसमें आइडिया क्या है, हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम इस वाले सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे CP1 P2 का, और ये जो ट्रायंगल बन रहा है इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये एंगल अगर हमारे पास में π/3 आ रहा है तो इस सेक्टर के एरिया को निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये भी हमारा π/3 होगा।
तो ये टोटल एंगल हमारे पास में 2π/3 है, रेडियस हमें मालूम ही है 1 के बराबर, तो CP1 P2 सेक्टर का एरिया तो निकल जाएगा। अब इस ट्रायंगल के एरिया को निकालने के लिए हम यहां पर इस P1 को देख लेते हैं, P1 क्या आएगा हमारे पास में। तो P1 को चेक कर लेते हैं। ये सेंटर है हमारे पास में 0,1। अगर मैं यहां से P1 के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करूं तो P1 का कोऑर्डिनेट्स आपको यहां पर मिल जाएगा 0 प्लस रेडियस इज 1 cos π/6 एंड उसके बाद में आपको मिलेगा 1 प्लस साइन π/6। यानी अगर इस P1 के कोऑर्डिनेट्स को देखा जाए तो P1 के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल रहे हैं √3/2, 3/2। अब अगर ये P1 के कोऑर्डिनेट्स हैं तो इसने काम हमारा थोड़ा सा और आसान कर दिया यहां पर। इसका मतलब ये P1 और ये जो Q है, ये दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो वर्टिकल है, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन है। अब अगर ये वर्टिकल लाइन है तो इस ट्रायंगल के एरिया तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो बेस है, बेस 3/2 - 1/2 1 के बराबर है, और इसकी ये जो हाइट है वो एब्सिसा के बराबर अपन ले लेंगे। तो चलो चेक करते हैं। दो क्वेश्चन इसने पूछे हैं। पहले पूछा कि अल्फा के मॉडुलस की मिनिमम वैल्यू क्या है। तो भाई अल्फा ऑब्वियस सी बात है यहां पर इसके करस्पॉन्डिंग है। मॉड ऑफ अल्फा का मतलब क्या हुआ? मॉड ऑफ अल्फा का मतलब है वो OP लेंथ की बात कर रहा है, जिसमें पॉइंट P यहां से यहां तक ट्रेवल कर रहा है, ये अपना ओरिजिन है। तो इसकी जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो ऑब्वियस सी बात है यही OP1 के बराबर होगी। तो यहां से अगर मैं मॉड अल्फा मिनिमम को कैलकुलेट करूं तो दिस विल बी लेंथ OP1, और OP1 डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर निकाल दिया जाए तो स्क्वायर रूट 3/4 प्लस यह आ जाएगा 9/4। तो दिस इज 12/4, 12/4 का स्क्वायर रूट, ये आ रहा अपने पास में √3। ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, यानी ऑप्शन ए अपना सही है। ऐसे अगर मैक्स वैल्यू पूछ ली जाए तो मैक्स वैल्यू तो समझ में आती है, मैक्स वैल्यू इज डायमीटर, ठीक है ना। तो मैक्स वैल्यू तो अपने पास में आ जाती है 2 के बराबर। अब आ जाते हैं एरिया पर। तो एरिया S, इसको मैं लिखूंगा एरिया ऑफ सेक्टर CP1 P2 एंड प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CP1 Q। दोनों के एरिया को फाइंड आउट कर लेते हैं और प्रॉब्लम खत्म करते हैं। तो सेक्टर का एरिया अगर निकालें, रेडियस अपने पास में 1 है और ये टोटल एंगल 2π/3 बन रहा है। तो ये वाला एरिया आपको मालूम है 1/2 r², r² इज 1², थीटा इज 2π/3। और इस ट्रायंगल के एरिया को निकालें तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस अपने पास में आ रहा है 1 और हाइट आ रही है अपने पास में √3/2। तो कैलकुलेशन देख लें, पहला टर्म आ रहा है π/3 और दूसरा टर्म आ रहा है अपने पास में √3/4, π/3 प्लस √3/4। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, ये दोनों इसके आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ओके, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। Z और W दो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ध्यान से पढ़ें, नॉन जीरो, हमें जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं उठाना है। Z² W है, W पावर 7 Z² है। Z1 से लेकर के Zn, ये Z की जो वैल्यूज आप ऑब्टेन करते हैं उनकी बात कर रहा है, और उनसे एक पॉलीगन बनता है हमारे पास में। तो मतलब हमें Z के जो रूट्स आ रहे हैं, वैल्यूज आ रही हैं, वहां तक पहुंचना पड़ेगा। उसके लिए हमें W को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो W को एलिमिनेट कर देते हैं। हमारे पास में Z² बराबर W पावर 7 है और W Z² के बराबर है, तो ये Z पावर 14 हो जाएगा। अब अगर आप ऑब्जर्व करें तो एक सोल्यूशन आ रहा है Z² 0 और एक पॉसिबिलिटी बनेगी Z पावर 12 इज इक्वल टू 1। ये हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि उसने बोला है नॉन जीरो सोल्यूशन आपको पिक करने हैं। तो अल्टीमेटली Z की पावर 12 इज इक्वल टू 1, इसके टोटल 12 सोल्यूशन है और उन 12 सोल्यूशन के करस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। अच्छा, ये आपको पता होगा, ये जो इसके 12 रूट्स आ रहे हैं,
इन रूट से बनेगा एक रेगुलर पॉलीगन। इनफैक्ट 12 साइड का एक रेगुलर पॉलीगन आपको मिलेगा। तो सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, पहले मैं सर्कल बना देता हूं क्योंकि ये रूट्स कॉन्साइक्लिक भी होंगे। और अगर मैं पॉलीगन की बात करूं तो पहला रूट इसका 1 यहां पर आएगा, सेकंड, थर्ड, ये Z2 है, Z3, Z4, Z5, Z6, ये Z7 है जो -1 होगा, Z8, Z9, Z10, Z11 एंड Z12। ये है वो 12 रूट्स। अब देखते हैं इसमें क्या क्या ये पूछ रहा है। फर्स्ट पार्ट में इसने क्या पूछा, ऑब्वियस सी बात है n की वैल्यू हम लोग यहां पर क्या ले लेंगे, 12 ले लेंगे। तो Z1 माइनस Z2 मॉडुलस, फिर Z2 माइनस Z3 मॉडुलस, इन सब के समेशन की बात कर रहा है। तो अगर आप सिचुएशन को समझें तो वो इस रेगुलर पॉलीगन के पेरीमीटर की बात कर रहा है, क्योंकि किसी भी दो रूट के डिफरेंस के मॉडुलस का मतलब है साइड लेंथ, और ये सारी साइड बराबर होंगी क्योंकि ये एक रेगुलर पॉलीगन आपके पास में आने वाला है। तो इसका मतलब है ये पेरीमीटर पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं पेरीमीटर क्या बनेगा। किसी एक जगह पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो जैसे मैं यहां पर अगर कैलकुलेशन करूं तो ऑल 12 साइड से सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो है 2 पाई, तो ये बनेगा 2 पाई बाई 12। तो 2 पाई बाई 12 मतलब सेंटर पर एंगल आ रहा है पाई बाई 6। अब मुझे साइड लेंथ निकालना है तो एक काम और करूंगा, यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, ये मिड पॉइंट होगा, और ये वाला एंगल अभी पाई बाई 6 टोटल एंगल आ रहा था, तो ये बन जाएगा पाई बाई 12। ठीक है, एक साइड से सेंटर पर एंगल बनेगा 2 पाई बाई 12 यानी पाई बाई 6, और यहां पर उसका भी हाफ कर दिया मैंने। रेडियस इसकी 1 के बराबर है। तो अगर मैं इसकी साइड लेंथ को कैलकुलेट करूं तो ये आ जाएगा इसका साइन प्रोजेक्शन, और फिर उसका डबल कर देंगे। ठीक है ना, साइन पाई बाई 12 की वैल्यू आ रही है mz1 डिवाइडेड बाई 1, यानी mz1 की वैल्यू आएगी साइन पाई बाई 12, और इसका भी आपको करना पड़ेगा डबल, क्योंकि ये तो लेंथ साइन पाई बाई 12 सिर्फ इतनी लेंथ आ रही है और उसका डबल करना पड़ेगा। तो साइड लेंथ आ गई 2 साइन पाई बाई 12, और ऐसी साइड है हमारे पास में 12, यानी अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं, ऑप्शन ए की बात करूं, तो ये जो पेरीमीटर इसने पूछ रखा है उसकी वैल्यू आ जाएगी 12 इंटू 2 साइन पाई बाई 12। यानी अगर वैल्यू की बात करें तो ये आ रहा है 24, और साइन पाई बाई 12 की वैल्यू हमें मालूम है √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2√2। अब अगर ध्यान से देखें तो ये ऑप्शन तो हमारे पास में नहीं है, ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ऑप्शन ए रॉन्ग है हमारे पास। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन द पॉलीगन। पॉलीगन के वर्टिसेस को यूज करके थोड़ा और क्लियरली लिखा होना चाहिए, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग वर्टिसेस ऑफ पॉलीगन। तो यहां पर इसको आप समझें कि टोटल कितने हम लोग पॉलीगन बना सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं। तो रेक्टेंगल अगर मैं फॉर्म करता हूं, जैसे कोई भी सिचुएशन अगर मैं ले लूं, तो रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, रेक्टेंगल के जो डायगोनल आप पिक करेंगे तो डायगोनल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो इंटरसेक्शन पॉइंट अपोजिट वर्टिसेस का मिड पॉइंट होना चाहिए। तो यहां पर रेक्टेंगल बनाने के लिए हमें 4 वर्टेक्स चाहिए, और उन 4 वर्टेक्स में से 2 का मिड पॉइंट और अदर 2 का जो मिड पॉइंट है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, अब समझ में आता है कि ऐसा तो तभी हो सकता है जब रेक्टेंगल के डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपना ओरिजिन हो, यानी डायगोनल को ओरिजिन से पास होना पड़ेगा, तभी ओरिजिन पर डायगोनल हमारा बाइसेक्ट होगा, मिड पॉइंट आएगा, और ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। तो अब मैं अगर यहां पर चेक करूं, मैं पेयर वाइज अगर ज्वाइन करता चला जाऊं तो टोटल मेरे पास में 12 वर्टिसेस थे। ओरिजिन से पास करने वाले अगर मैं लाइंस को काउंट करूं जिनको मैं डायगोनल बनाने वाला हूं,
तो ऐसे डायगोनल आपके पास में कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी के लिए हमारे पास में 6 लाइंस ऐसी आ रही हैं जो ओरिजिन से पास हो रही हैं, और अगर आपको रेक्टेंगल बनाना है तो आपको ऐसी 2 लाइंस चाहिए होंगी। तो इन 6 में से आप कोई भी 2 लाइंस सेलेक्ट कर लो, इतने ही आप रेक्टेंगल बना पाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें सिचुएशन आपको समझाऊं, तो मान लीजिए आपने एक लाइन ये सिलेक्ट कर ली और आपने एक लाइन मान लीजिए ये सिलेक्ट कर ली, तो यहां पर जो रेक्टेंगल बनेगा वो रेक्टेंगल आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोगों ने यहां पर टोटल 12 वर्टेक्स थे, उनमें से ओरिजिन से पास होने वाली जो लाइंस बनेंगी वो 6 बनेंगी, और उन 6 में से आप कोई भी 2 सेलेक्ट कर ले जो 2 डायगोनल का काम करेंगे, इतने ही रेक्टेंगल्स आप बना पाएंगे। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है, ये करेक्ट है। बी करेक्ट है तो ऑब्वियसली बात है हमारा जो डी ऑप्शन होगा वो गलत हो जाएगा। अब बचा केवल एक ऑप्शन, वो है ऑप्शन सी। तो इसको देख लेते हैं। ऑप्शन सी में ये क्या कह रहा है? अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड आर पॉजिटिव है तो जेड आर यानी रूट्स के रियल पार्ट्स का जो सम होगा वो 0 होगा। तो इसमें आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, बस ऑब्जर्व करना है और आंसर लिख देना है। ऐसे कौन से रूट्स हैं जिनका इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है? इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव होने का मतलब रूट्स आपके एक्स एक्सिस के अबव होने चाहिए। तो अगर मैं वो देखूं तो वो रूट्स आएंगे Z2 अबव एक्स एक्सिस, Z3, Z4, Z5 और Z6। ये 5 ऐसे रूट हैं जिनका इमेजिनरी पार्ट अपना पॉजिटिव है। अभी कह रहा है इनके रियल पार्ट का जो समेशन है वो 0 होगा। हाँ भाई, ये ऑब्वियस है, क्योंकि हमें मालूम है सिमेट्री है, तो आप अगर Z2 और Z6 के रियल पार्ट को ऐड करेंगे तो वो 0 आ जाएगा, क्योंकि अगर ये x है तो ये -x होगा, ऐसे ये x है तो ये -x होगा, और इसका रियल पार्ट तो 0 ही है। यानी इन पांचों के रियल पार्ट को अगर मैं ऐड करूंगा तो हमें 0 मिलेगा, यानी ये वाला ऑप्शन भी सही है। तो इस प्रॉब्लम में ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये 2 करेक्ट आंसर हमारे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। Z1 Z2 दो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, फिर से ध्यान से पढ़ेंगे, जीरो नहीं पिक कर सकते, और इक्वेशन से भी समझ में आ रहा है कि जीरो पिक नहीं कर सकते हम लोग। 2 इक्वेशन है और फर्दर उसके बाद में इसने पूछा है ओरिजिन Z1 और Z2 से जो ट्रायंगल बन रहा है उस पर आपको कमेंट करना है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखूं, एक है Z1 बाई Z2 प्लस Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट, ये वैल्यू है 2, और आपसे कह रहा है Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट, ये वैल्यू है 2 आयोटा। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड करने पर 2 टाइम्स Z1 बाई Z2 ये आ जाएगा 2 प्लस 2 आयोटा, या Z1 बाई Z2 की जो वैल्यू आ रही है वो आ गई 1 प्लस आयोटा। अब यहां से हमें प्रॉब्लम को प्रोसीड करना पड़ेगा। इससे हमारा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी इन दोनों पर डायरेक्ट हम कमेंट कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन तो सीधे मिल जाएगा। अगर मैं यहां पर मॉडुलस ले लूं तो मॉड ऑफ Z1 की वैल्यू आने वाली है √2 मॉड ऑफ Z2। ठीक है, तो ऑप्शन सी तो अपना गलत है, ऑप्शन सी पर बात तो नहीं होगी। ऑप्शन डी पर आने के लिए एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे। Z1 बाई Z2 -1 इज आयोटा, तो ये आपको दे रहा है Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाई Z2, दिस इज आयोटा। तो Z1 माइनस Z2 और Z2 के मॉडुलस पर आसानी से कमेंट किया जा सकता है। यहां से अगर मैं इसके मॉडुलस पर बात करूं तो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, दिस इज मॉड ऑफ आयोटा, वो 1 होता है, तो मॉड ऑफ Z2, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट होगा। और इसी से अब मुझे बाकी 2 ऑप्शन के बारे में भी पता लग जाएगा। हमारे पास में Z1 Z2 में ये एक रिलेशन स्टेब्लिश हो रहा है। तो अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये आपको ये बता रहा है कि जो आर्गुमेंट ऑफ
Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाई Z2 है, दैट इज आर्गुमेंट ऑफ आयोटा, वो बन गया π/2। ये हम लोगों ने थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन देखा था। इसका मतलब Z2 को π/2 एंगल से रोटेट करने पर ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है, या इसका मतलब है कि Z2 और Z1 माइनस Z2 ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। तो मैं एक रफ डायग्राम बना देता हूं यहां पर आगे के सिचुएशन को समझने के लिए। तो इसको कुछ इस तरीके से बांध सकते हैं। मान लीजिए ये Z2 है, ये आ गया अपना Z2, ये ओरिजिन है। Z1 माइनस Z2 को Z2 के परपेंडिकुलर रखना है, तो इसका मतलब हमें कुछ ऐसा इसे बनाना पड़ेगा। दिस पॉइंट इज Z1, कॉम्प्लेक्स नंबर ये कुछ ऐसा होगा, दिस इज Z1 और ये आपका Z1 माइनस Z2 है। तो ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ओरिजिन Z1 और Z2 से जो ट्रायंगल बनेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और Z2 पर राइट एंगल होगा। ये वाला ऑप्शन तो सही है। एक ऑप्शन और है ऐसा, ओरिजिन Z1 Z2 फॉर्म अ राइट एंगल एट ओरिजिन। तो ओरिजिन पे तो अपना राइट एंगल नहीं बन रहा है, वो सिचुएशन हम लोग को यहां पर आसानी से दिख जा रही है। तो जो हमारे पास में ऑप्शन आएंगे वो आएंगे ए और डी, ये दोनों आंसर करेक्ट है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ओके, ये पैराग्राफ टाइप प्रॉब्लम है और इसमें अगेन अगर आप देखें तो फिर से लोकस की बात कर रहा है। तो चलिए ऑब्जर्व करते हैं कैसे इसका लोकस फाइंड आउट करना है। हमारे पास में मॉड ऑफ z माइनस 1 है और w के लोकस को देखना है। तो w को थोड़ा सा रीअरेंज करके हमें लिखना पड़ेगा। अब क्योंकि मॉड ऑफ z माइनस 1 है तो कोशिश ये करेंगे कि हम इसको z माइनस 1 से रिलेट करने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो अगर मैं इसे यहां पर डिवाइड कर दूं तो ये आ रहा है मेरे पास में माइनस z और आ रहा है माइनस का 2/1 माइनस z, ठीक है। इसको 1 माइनस जेड या z माइनस 1 किसी से भी रिलेट कर दें, क्योंकि अगर मॉड ऑफ z माइनस 1 1 के बराबर है तो मॉड ऑफ 1 माइनस जेड भी 1 के बराबर ही होगा। या मैं ये कह सकता हूं कि 1 माइनस जेड को सिस थीटा मानने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस अगर 1 के बराबर है तो वो सिस थीटा है। इसको मैं यहां यूज करने वाला हूं। तो एक काम करते हैं, यहां पर एक 1 ऐड कर देता हूं अपनी तरफ से और एक 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। यानी W को लिख सकता हूं, ये है सिस थीटा और ये है 2 डिवाइडेड बाय सिस थीटा माइनस 1। अब ये आपको मालूम है कि 1 सिस थीटा सिस माइनस थीटा होता है। तो यहां से अगर मैं W को देखूं तो वो आएगा सिस थीटा एंड दिस विल बी -2 सिस माइनस थीटा एंड -1। अब इस W के करस्पॉन्डिंग अगर मैं पॉइंट लिखूं, पॉइंट का मतलब रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग देख लिया जाए। तो रियल पार्ट ऑब्जर्व करें, यहां से कॉस थीटा, यहां से -2 कॉस थीटा, तो अल्टीमेटली माइनस कॉस थीटा और एक -1। तो रियल पार्ट आएगा माइनस का कॉस थीटा -1 और इमेजिनरी पार्ट देखें तो यहां से आ रहा है आयोटा साइन थीटा, यहां से आ रहा है आयोटा साइन माइनस थीटा। तो साइन माइनस थीटा और ये -2 प्लस का 2 साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा 2 साइन थीटा मतलब 3 साइन थीटा। इसका मतलब अगर मैं इस पॉइंट के लोकस की बात करूं तो ये बहुत ही फेमिलियर पॉइंट है, हमें मालूम है इसका लोकस क्या होगा। इसको x मान लें, इसको y मान लें और cos थीटा साइन थीटा को एलिमिनेट कर दें, तो लोकस आपको दिख जाना चाहिए x+1 का होल स्क्वायर विच इज cos स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू y/3 इसका होल स्क्वायर एंड दिस इज 1। यानी जो C2 कर्व है वो है एक इलिप्स और क्वेश्चन में कह रहा है कि इस इलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी क्या होगी। थोड़ा ध्यान देने वाली बात जरूर है, ये वर्टिकल इलिप्स है क्योंकि बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर से ग्रेटर आ रही है। तो इसकी जो एक्सेंट्रिसिटी है फॉर्मूला लगा देते हैं, स्क्वायर रूट 1 माइनस, अब आएगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर यानी 1/9। इसको अगर सॉल्व कर दूं दिस इज √8/9 यानी आंसर होना चाहिए 2√2/3।
सो करेक्ट आंसर इज 2√2/3 इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। अब इसी में सेकेंड पार्ट पर आता हूं। सेकेंड पार्ट में इसका जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, W के मॉडुलस की बात कर रहा है और वो कह रहा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो भाई देखिए, W हम लोगों ने जो फाइंड आउट किया था, जो पॉइंट आया था W का, जो लोकस आ रहा था, वो हमारे इस पॉइंट से रिलेटेड था। ये पॉइंट आया था अपने पास में -cos थीटा -1 3 sin थीटा। ठीक है, तो हम इसी को ही W मान सकते हैं। अब कह रहा है मॉड ऑफ W की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो मॉड ऑफ W का मतलब आप इसकी मॉडुलस वैल्यू निकाल दें, तो यह आ जाएगा स्क्वायर रूट cos थीटा +1 का होल स्क्वायर एंड +3 sin थीटा स्क्वायर। यह अल्टीमेटली यह आ जा रहा है स्क्वायर रूट cos स्क्वायर थीटा +2 cos थीटा +1 +9 sin स्क्वायर थीटा। इसी को करना है हमको मैक्सिमाइज। थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं इसे। साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में बदल दें, 9 - 9 cos स्क्वायर थीटा, तो यह आ गया 9 + 1 10, फिर है अपने पास में 2 cos थीटा और फिर है -8 cos स्क्वायर थीटा। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, तो 10 माइनस इसमें से अगर मैं 8 कॉमन ले लूं तो cos स्क्वायर थीटा एंड -1/4 cos थीटा। परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, तो ये आ गया 10 - 8, यहां पर आप लिख सकते हैं cos थीटा -1/8 का होल स्क्वायर। तो कुछ बैलेंसिंग हमें करनी पड़ेगी। हमने यहां पर इस ब्रैकेट के अंदर 1/64 ऐड किया है, तो 1/64 सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। 1/64 सब्ट्रैक्ट करने का मतलब एक्स्ट्रा इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा 1/8। ठीक है, 8/64, या अल्टीमेटली अगर इसको देखा जाए तो ये आ रहा है स्क्वायर रूट 81, 80 + 1 डिवाइडेड बाई 8 -8 टाइम्स cos थीटा -1/8 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहां से अगर मैं इसकी मैक्स वैल्यू की बात करूं, इसे अगर मैक्सिमाइज करना है तो ये आपको मिनिमम लेना पड़ेगा। इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 0 के बराबर, यानी √81/8 या 9/2√2, ये हमारा आंसर हो जाना चाहिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन एक पैराग्राफ है 15-16। Z1 Z2 दो मूविंग पॉइंट्स हैं, मतलब वेरिएबल पॉइंट हैं। Z1 का लोकस इससे रिलेटेड है, Z2 का लोकस ये फिर से आ गया, अभी हम लोगों ने बात की थी थोड़ी देर पहले ही। एंड नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विच सेटिस्फाई Z1 Z2, कहने का मतलब ये होगा कि आपको इस कर्व और इस कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट को निकालना है। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इनका डायग्राम कैसा बन रहा है। तो डायरेक्ट हम डायग्राम बनाते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। आयोटा Z1 -3 + 4 आयोटा, दिस इज 5। इसमें से आयोटा कॉमन ले लें तो मॉड ऑफ आयोटा यहां पर बचेगा Z1, इसमें से आयोटा कॉमन लेंगे तो आएगा 3 आयोटा, और इसमें से आयोटा कॉमन लेंगे तो आएगा 4। यानी इसका लोकस है एक सर्कल, और उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो होगा -4, -3। तो चलिए इसे प्लॉट कर देते हैं। और इसकी अगर बात करें तो ये तो हमें मालूम ही है कि ये सेमी सर्कल बनने वाला है, तो दोनों को ड्रॉ करेंगे और सिचुएशन समझेंगे।
इसका सेंटर है -4, -3 और रेडियस है 5। तो ये सर्कल आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, ओरिजिन से पास होने वाला ये सर्कल है, सेंटर है -4, -3 और ये फुल सर्कल है। सेकंड इसकी बात कर लेते हैं। ये भी एक सेमी सर्कल होगा और इसके जो डायमीटर के एंड पॉइंट होंगे वो होगा -3 आयोटा, मतलब 0, -3। तो समझ में आता है कि 0, -3 हमारा कहां पर होगा, क्योंकि अगर ये -4, -3 है तो ये पॉइंट होगा हमारा 0, -3। तो एक डायमीटर का एंड पॉइंट यहां पर बोल रहा है और दूसरा पॉइंट है 2, -3। तो 2, -3 हमारा यहां पर कहीं आएगा। दिस पॉइंट इज 2, -3। अब हमें यह चेक करना है कि यहां पर कौन सा सर्कल होगा। ठीक है, तो मैं अभी पूरा सर्कल ड्रॉ कर देता हूं, फिर उसके बाद में इसको हम चेक कर लेंगे। या तो ये वाला रीजन होगा और या फिर ये वाला रीजन होगा। तो इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो इसे रीड करना हमें पता है। इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट में π/2 ऐड करने पर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट बनना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं। तो एक मैंने उठा लिया यहां पर z। अगर मैं यहां पर कंसीडर करता हूं तो ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा z + 3 आयोटा। और अगर मैं यहां पर इसकी बात करता हूं तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा z - 2 + 3 आयोटा। क्या डिनोमिनेटर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को 90 डिग्री रोटेट करने पर एंटी क्लॉकवाइज हमें ये वाला वेक्टर मिल रहा है? हाँ जी, मिल रहा है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन अपना सही है। ठीक है, तो ये सेमी सर्कल होगा लेकिन बिलो टू द लाइन y = -3 होगा। तो ये वाला पार्ट यहां पर नहीं होगा, इसको मैं हटा देता हूं। तो लोकस कुछ हमारा इस तरीके का है। और अगर इस डायग्राम को देखें तो यहां पर इसने पूछा है कि Z1 और Z2 के जो इंटरसेक्शन पॉइंट हैं वो कितने आ रहे हैं हमारे पास में। तो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहां पर आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएंगे ओनली 1। एक ये पॉइंट आ रहा है जहां पर Z1 और Z2 दोनों हमारे बराबर आ रहे हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास में ऑप्शन बी। चलिए अब इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं। अगेन ये कह रहा है कि जो Z1 और Z2 जहां पर बराबर आए थे उसको इसने बोल दिया है कि वो Z के बराबर है। और फिर उसके बाद में Z की इस पॉइंट से डिस्टेंस और इस पॉइंट से डिस्टेंस का स्क्वायर पूछ रहा है। तो Z तो हमें पता है, Z हमारा Z1 Z2 का इंटरसेक्शन पॉइंट था। इन दोनों पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। तो प्रीवियस डायग्राम पर चलते हैं और वहीं पे समझने की कोशिश करते हैं। ये वाला पॉइंट आ रहा है अपने पास में 1, -3 और इस वाले पॉइंट को अगर देखें ये आ रहा है -9, -3। ठीक है, तो 1, -3, -9, -3 से Z की डिस्टेंस चाहिए हमें। तो देखते हैं भाई, ये जो सर्कल था इसकी रेडियस थी 5। तो अगर आप ध्यान दें थोड़ा सा भी यहां पर, अगर ये रेडियस 5 है तो ये वाला जो पॉइंट है अगर मैं इसे P नाम दे दूं तो ये बनेगा -9, -3। और ऐसे ही अगर मैं यहां पर डायमीटर के इस वाले पॉइंट Q पर चला जाऊं तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स +5 करेंगे तो आएगा 1, -3। तो जरा ध्यान देने वाली बात है, Z तो अपना यहां पर है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस पॉइंट को अपन Z बोल रहे हैं, इसको इसने Z बोला है, या Z1 = Z2। तो आपसे कह रहा है कि इस पॉइंट से P की डिस्टेंस, इसको मैं R बोल देता हूं, तो R से P की डिस्टेंस और R से Q की डिस्टेंस का स्क्वायर चाहिए। यही प्रॉब्लम है हमारा। R से P की डिस्टेंस का स्क्वायर, R से Q की डिस्टेंस का स्क्वायर। और ये तो हमें समझ में आ रहा है, अगर ये डायमीटर के एंड पॉइंट हैं तो RP² + RQ² को क्या लिख सकते हैं हम? PQ², डायमीटर का स्क्वायर लिख सकते हैं।
तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ये हमारा क्वेश्चन बना आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, जो होना चाहिए डायमीटर पी क्यू स्क्वायर। और डायमीटर अगर देखें तो इसकी रेडियस अपने पास में 5 के बराबर थी, डायमीटर आएगा अपने पास में 10 के बराबर, तो 10 का स्क्वायर आपसे पूछा जा रहा है, आंसर इज 100। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या एनजीटी टाइप के क्वेश्चन है ये भी लोकस से रिलेटेड ही है। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय रेज, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस वन प्लस आयोटा। ठीक है, तो ये आर्गुमेंट z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू थीटा, इसका लोकस आपको पता है, इसका लोकस आता है रेज, हालांकि उसने लिख भी दिया है। इन रेज का जो सोर्स पॉइंट है जहां से ये ओरिजिनेट होंगी, वो बस आपको यहां पर लोकेट करते जाना है। तो देखते हैं कि ये किस एरिया बाउंडेड की बात कर रहा है। तो सबसे पहले इसके लोकस की बात करें, सोर्स पॉइंट है 1 1 1 1, यहां कहीं होगा, दिस इज 1 1, और आर्गुमेंट दे रहा है 0, तो इसका मतलब इसका लोकस कुछ ऐसा होगा। फिर दूसरे की अगर बात करें तो इसका सोर्स पॉइंट है 2 1, तो 2 1 हमारा इसी लाइन पर ही होना चाहिए, और इसका आर्गुमेंट दे रहा है पाई बाई 2, तो ये वर्टिकल लाइन होगी। इसके बाद में तीसरा आपको दे रहा है सोर्स पॉइंट है 2 2, 2 2 आपका यहां कहीं होगा, और आर्गुमेंट दे रहा है पाई, इसका मतलब ये इधर ट्रेवल कर रहा है। और लास्ट आपसे कह रहा है कि पॉइंट है 1 2, 1 2 हमारा इसी लाइन पर यहां कहीं होगा, और इसका आर्गुमेंट दे रहा है माइनस पाई बाई 2। यानी जिस एरिया की ये बात करना चाहता है वो है हमारा इस रेक्टेंगल का एरिया। इनफैक्ट ये रेक्टेंगल भी नहीं है, क्योंकि ये लेंथ 1 है, ये भी लेंथ 1 है, ये एक स्क्वायर बन गया। अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 1 का स्क्वायर, सो लैम्डा बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 1 बाई 2, या आंसर है 0.5। सो आंसर इज 0.50 या 0.5, दोनों ही आप बोल सकते हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC बी 3 डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग, तीनों के जो मॉडुलस वैल्यू है वो 1 है, a प्लस बी प्लस सी 0 है, और हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पर जाना है। तो देखो ये आपको ध्यान रखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में अगर मॉडुलस दे दिया है आपको और कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रिलेशन दे दिया है, तो आप नए रिलेशन यहां पर स्टेब्लिश कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉन्जुगेट। तो इस पर अगर मैं कॉन्जुगेट लगा दूं तो हमें मालूम है कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नाउ मॉडुलस अगर आपको पता है तो यहां से आपको यह भी मालूम है a इंटू ए कॉन्जुगेट, b इंटू बी कॉन्जुगेट, c इंटू सी कॉन्जुगेट, ये सब के सब मॉडुलस स्क्वायर यानी 1 के बराबर होगा। तो ये जो कॉन्जुगेट आया है इसको हम यूजिंग दिस ABC से फिर से रिलेट कर दें, या अगर इसका मतलब देखें तो ये आपसे कह रहा है AB प्लस बी सी प्लस सी ए, ये भी हमारे पास में 0 के बराबर है। अब बात समझ में आ जाती है, हमारे पास में a प्लस बी प्लस सी 0 है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की मॉडुलस वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। a प्लस बी प्लस सी, इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं, यह आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, और हम ये प्रूव कर चुके हैं दिस इज 0। और अगर ये 0 है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपके पास में a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर के बराबर आ रही है, मतलब 0 आ रही है। और अगर ये 0 ही है तो 0 कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस की अगर बात करें तो वो 0 ही आएगा, आंसर इज 0। तो इसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19,
ये भी कुछ वैसा ही प्रॉब्लम है। Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, और हमें Z1 के रियल पार्ट तक पहुंचना है। तो इसके लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको हम ऐसे डील कर सकते हैं, एक क्वाड्रेटिक लिख लेते हैं जिसके रूट्स Z1 और Z2 हैं। तो देखो भाई, हमारे पास में सम ऑफ रूट्स तो है ही, दिस इज 2 आयोटा बाई रूट 3, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए हम इसकी स्क्वायर की हेल्प ले लेते हैं। इसका स्क्वायर आ जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर यानी -4 डिवाइडेड बाई 3। इसको ओपन कर दें, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर 2 आयोटा बाई रूट 3 एंड प्लस 2 Z1 Z2, दिस इज -4 बाई 3। या यहां से अगर मैं Z1 Z2 प्रोडक्ट की बात करूं तो वो प्रोडक्ट आ जाएगा, 2 डिवाइड भी कर देते हैं, दिस इज -2 बाई 3 माइनस आयोटा बाई रूट 3। तो हम ये कह सकते हैं कि एक हमारे पास में क्वाड्रेटिक है जिसके रूट Z1 Z2 हैं। सम ऑफ रूट्स आया था 2 आयोटा बाई रूट 3 इंटू Z, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अपने पास में आया है -2 बाई 3 एंड माइनस आयोटा बाई रूट 3। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स ही हैं Z1 एंड Z2। तो बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए परफेक्ट स्क्वायर बना लेता हूं, Z माइनस आयोटा बाई रूट 3 इसका होल स्क्वायर बना लिया। ये तो आपने राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया है, और स्क्वायरिंग करने के लिए आयोटा स्क्वायर बाई 3 मैंने ऐड किया है, यानी -1/3 दोनों साइड में ऐड कर दिया है। या इसे अगर देखा जाए तो ये आ रहा है अपने पास में 1/3 प्लस आयोटा बाई रूट 3, या इसको लिख देते हैं रूट 3, सॉरी, ये बराबर आ जाएगा अपने पास में 1 प्लस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाई 3। अब एक काम कर लेते हैं, जो हमारा राइट हैंड साइड है उसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, क्योंकि हमें Z चाहिए। तो अगर वो परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इसको अलग से डील कर लेते हैं। यहां पर है हमारे पास में 1 प्लस आयोटा रूट 3, इसमें 2 एक मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, और 2 को एडजस्ट कर दें तो 3/4 बन जाएगा डिवाइडेड बाई 3। तो एक्चुअल में हमें इसे बनाना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में। तो ये 2ab है, इसमें से अगर मैं ab को सेपरेट कर दूं तो आएगा आयोटा रूट 3/4। इसके दो ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनके स्क्वायर का सम 1 आ जाए अपने पास में। तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। एक आना चाहिए आयोटा बाई रूट 2 और एक आना चाहिए रूट 3/2। तो रूट 3/2 का स्क्वायर 3/2 बन जाएगा, और आयोटा बाई रूट 2 का स्क्वायर -12 बनेगा। दोनों का सम अपने पास में 1 के बराबर आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। इसका मतलब आपको ये दिख जाना चाहिए कि ये 1/√3, परफेक्ट स्क्वायर लिखता हूं, ये आने वाला है अपने पास में रूट ऑफ 3/2 प्लस आयोटा बाई रूट 2, ये न्यूमरेटर है, एंड डिनोमिनेटर अपना आएगा रूट 3 इसका होल स्क्वायर। ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अब अगर हमें ये समझ में आ गया कि ये इसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहां से अब मैं z की वैल्यू तक पहुंच जाता हूं। यहां पर ये आ जाएगा अपने पास में z माइनस आयोटा बाई रूट 3। इसको अगर कैलकुलेट कर लें तो ये आपको देगा प्लस माइनस रूट 3 उड़ा देता हूं, तो दिस इज 1/√2 प्लस यहां पर आ जाएगा आयोटा बाई रूट 6। ये कुछ ऐसा आएगा। अब आपसे आगे क्या कह रहा है कि हमें रियल पार्ट ऑफ Z1 चाहिए। तो दो पॉसिबिलिटी हैं, इसमें आयोटा आ रहा है, इसमें आयोटा आ रहा है। अगर यहां से कोई रियल पार्ट आपसे पूछे, वो Z1 का रियल पार्ट हो या Z2 का हो, एक ही बात है। तो इसका जो रियल पार्ट आएगा वो ये आ जाएगा, दिस इज प्लस -1/√2। और अगर ये रियल पार्ट है तो इसका मॉडुलस बनेगा 1/√2। ये आपका 1/√2 है। यहां पर कह रहा है साइन पाई बाई के बराबर है। स्टैंडर्ड वैल्यू है, समझ में आता है। के की वैल्यू 4 अगर आप लेंगे तो साइन पाई बाई 4।
आपको 1/√2 के बराबर मिलेगा। तो k अगर 4 के बराबर है तो हमारा आंसर आएगा 1/k 1/4 यानी 0.25। सो 0.25 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। Z1 Z2 Z3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। अगेन तीनों के मॉडुलस हमारे पास में 1 के बराबर है और इन तीनों का सम कह रहा है 1 के बराबर आ रहा है एंड प्रोडक्ट भी हमारे पास में 1 के बराबर है। तो हमें Z1 Z2 Z3 तक पहुंचना है। फिर से हम लोग अगर यहां पर ऑब्जर्व करें तो हमारे पास में तीनों नंबर का सम है, तीनों के मॉडुलस 1 है। अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने इस बात को यूज किया था। मॉडुलस 1 है, सम अपने पास 1 के बराबर है, कॉन्जुगेट ले लेते हैं। कॉन्जुगेट के बाद में क्योंकि मॉडुलस 1 है तो ये कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल होगा। या यहां से अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसने हमें दिया Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, दिस इज Z1 Z2 Z3 और Z1 Z2 Z3 आपके पास में है 1। तो हमारे पास में तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर का सम आ गया है, टेकन टू एट ए टाइम भी सम आ गया है, प्रोडक्ट भी आ गया है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहां पर एक क्यूबिक के ये रूट्स हैं, Z³ माइनस सम ऑफ रूट आ रहा है 1, फिर आएगा प्लस सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम दैट इज ऑल्सो 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -1। इसी के ये तीन रूट आपको मिलेंगे Z1 Z2 और Z3। ठीक है, तो अब इसके रूट्स ही निकालने हैं, फैक्टर्स हो जा रहे हैं, क्लियरली दिख रहा है Z-1 और Z² +1। तो एक रूट आ रहा है अपने पास में 1, एक रूट आ रहा है अपने पास में आयोटा, एक रूट आ रहा है अपने पास में माइनस आयोटा। अब इन्हीं को Z1 Z2 Z3 से रिलेट करना है। तो इसने बोला है कि जो इमेजिनरी पार्ट है Z3 का वो लार्जेस्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा Z3 होना चाहिए क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट आ रहा है 1। फिर इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, इसका इमेजिनरी पार्ट -1 है, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो ये आपका होना चाहिए Z2 और ये आपका होना चाहिए Z1। और अब इससे हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां पर अब मैं सीधे इस पॉइंट पर आ जाता हूं, इसकी वैल्यू क्या है, तो इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। Z1 पावर 2016 वो 4 से डिविजिबल है, तो माइनस आयोटा पावर 2016 तो 1 हो जाएगा, यानी ये बचेगा माइनस का आयोटा। यहां पर भी अगर देख लेते हैं Z2 की वैल्यू तो 1 ही है, तो ये तो 1 ही आ जाएगा। और Z3 पावर 2019 ये देख लेते हैं भाई, तो Z3 हमारे पास में आयोटा है, 2016 तक तो वो 1 हो चुका है, इसका मतलब एक्स्ट्रा आएगा पावर 3। पावर 3 का मतलब ये हमारा आयोटा क्यूब के बराबर होगा। तो अल्टीमेटली ये आने वाला है मॉडुलस ऑफ 1 - 2 आयोटा एंड देन उसकी बॉक्स वैल्यू। तो इसकी मॉडुलस वैल्यू अगर आप ऑब्जर्व करें तो वो √5 है और √5 की बॉक्स वैल्यू अगर निकालें तो वो आएगा अपने पास में 2। देन आंसर इज 2, इसकी मॉडुलस वैल्यू एंड देन बॉक्स दैट इज 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 21 दो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा है, दो लोकस है इनफैक्ट हमारे पास में, उसमें भी Z इन्वॉल्व है, इसमें भी Z इन्वॉल्व है। इसका मतलब जो Z आएगा वो दोनों के लोकस के इंटरसेक्शन से आपको मिलेगा। अब ये एक स्टैंडर्ड लोकस है, आपको ये दिख जाना चाहिए, मॉड ऑफ Z-7 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ Z-7 - 6 आयोटा, दिस इज 1। हमें मालूम है ये क्या होता है, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, और नहीं याद है तो Z को x प्लस आयोटा y रख करके निकाल लीजिए, वो भी चॉइस है। दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, इसके लिए पॉइंट है 7, 0 और इसके लिए पॉइंट है 7, 6।
तो 70 और 76 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन वर्टिकल लाइन है, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको मिल जाएगा इज y इज इक्वल टू 3। ऐसे ही आपको इसके लिए सॉल्व करना है। ये भी 1 है। इसका लोकस आएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, यहां पे पॉइंट आ रहा है 2, -3, और इसकी अगर बात करें तो ये पॉइंट आ रहा है 0,5। तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें चाहिए होगा इसका मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट आ जाएगा 1 और 1, और चाहिए होगा हमें स्लोप, तो स्लोप निकाल लेते हैं। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप 5 + 3 और 0 - 2, तो ये स्लोप आ रहा है -4, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप आएगा 1/4। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आया y - 1, स्लोप इज 1/4 एंड x - 1। So this is 4y - 4 is equal to x - 1, या हम लिख सकते हैं 4y is equal to x + 3। तो हमें कॉमन z चाहिए। ये जो रियल पार्ट ऑफ z लिखा हुआ है ये एक्चुअल में x है, और ये जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लिखा हुआ है ये y है। तो y की वैल्यू तो निकल चुकी है 3 के बराबर, और y अगर 3 के बराबर में रख दूं तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 - 3 यानी 9। तो हमारा जो आंसर है वो चेक कर लेते हैं। ये आ जाएगा 1/9 एंड दिस इज 1/3 होल स्क्वायर, यानी 1/9 + 1/9, दिस इज 2/9। और 2/9 को अप्रोक्सीमेटली अगर हम लोग चेक करें तो दिस विल बी 0.22 एंड सो ऑन, 0.22 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, Z1, Z2, Z3 से लेकर के Z20 ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो समझ में आता है इसके ये 20 रूट्स होंगे। देन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज इन द सेट, दिस सेट। वैसे तो अभी देखा जाए तो इस सेट में आपको टोटल 20 नंबर्स दिख रहे हैं, लेकिन ये कह रहा है उसमें डिस्टिंक्ट वैल्यूज कितनी है। इसका मतलब इनमें से कुछ कॉमन भी आने वाले हैं, सेम भी आने वाले हैं। तो देखो इसे दो चॉइस से कर सकते हैं आप। nth रूट ऑफ यूनिटी की हेल्प से इसके सारे रूट्स निकाल सकते हो, और रूट्स निकालने के बाद में आप उनकी पावर 2016 को चेक कर सकते हो। ठीक है, अपने आप पता लग जाएगा कितने इसमें डिस्टिंक्ट वैल्यूज हमारे पास में आ रही हैं। एक और इसका अच्छा मेथड है, वो मैं आपको बता देता हूं। हमें पावर 2016 की बात करनी है, तो जरा आप यहां पर इसको सिंप्लीफाई करें। z की पावर 2016 को अपन ऑब्जर्व करते हैं, क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं z की पावर 2020 डिवाइडेड बाय z पावर 4। अब अगर z की पावर 20 अपना 1 है तो भाई z की पावर 20 ये भी 1 ही हो जाएगा। दिस इज 1/z पावर 4। इसका मतलब ये जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं उनको मैं 1/z1 पावर 4, 1/z2 पावर 4 ऐसे लिख सकता हूं। अब बस ये समझना है कि हमारे पास में इसकी डिस्टिंक्ट वैल्यू कितनी हो सकती है। तो एक काम करते हैं, हमारे पास में जो इक्वेशन है z की पावर 21 है, अगर मैं इसमें z की पावर 4 को कुछ भी मान लेता हूं, x मान लेता हूं, तो अल्टीमेटली इक्वेशन बन जाएगी x की पावर 5 बराबर 1। ठीक है, और कोई आपसे पूछे इसकी डिस्टिंक्ट वैल्यू कितनी हो सकती है, तो इसके पास में हमारे पास में आ जाएंगे टोटल 5 सोल्यूशन। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दो तो मेरा जो ये क्वेश्चन बन चुका है ये 1/z1 पावर 4, 1/z2 पावर 4, 1/z20 पावर 4 के फॉर्म में आ रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि अगर यहां पर मैं इसको x मान लूं तो मेरे पास में जो x है, x मतलब z1 पावर 4 की बात हो रही है या z2 पावर 4 की बात हो रही है, इनकी जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज हो सकती हैं वो 5 ही हो सकती हैं।
इसका मतलब यहां पर अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज होंगी तो ओनली 5 वैल्यूज ही आपको यहां पर मिल पाएंगी। सो आंसर इज 5, जो यहां पे आसानी से दिख जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी एक nth रूट ऑफ यूनिटी का प्रॉब्लम है। हमारे पास में इक्वेशन है z की पावर 23 इज इक्वल टू 1 और एक समेशन है हमारे पास में, और आपसे कह रहा है कि आपको इस समेशन को फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसे मैनिपुलेट करते हैं। हमारे पास में k की जो लिमिट है वो 1 से 22 है। इसे अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज 1 प्लस z की पावर 8k को अगर मैं x मान लूं तो ये उसका स्क्वायर है। तो या तो आप जीपी लगा दें और या फिर आपको एक्स क्यूब -1, ठीक है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद हो, तो मैं इसमें जीपी लगा देता हूं, एक ही बात है। तो ये समेशन आप लिख लोगे 1 माइनस z टू द पावर 8k होल क्यूब, और न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 माइनस z टू द पावर 8k। कॉमन रेशियो z की पावर 8k है। अच्छा, यहां से एक बात आप अगर देखें तो मैं ये लिख सकता हूं कि z की पावर 24 को लिखा जा सकता है z के बराबर। यहां z की पावर 24 बन रहा है, तो इस सिग्मा को हम लोग लिख लेंगे सिग्मा, मैं माइनस बी एडजस्ट कर देता हूं, z की पावर 8k, या वही लिखा रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज 1 माइनस जेड पावर 8k डिवाइडेड बाय दिस इज 1 माइनस जेड पावर k, k की लिमिट 1 से 22, क्योंकि यहाँ पे z पावर 24 क्रिएट होगा, z पावर 24 को मैंने z लिख दिया है। नाउ ये फिर से एक जीपी का फॉर्मूला बन रहा है, तो अगर मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं तो दिस इज 1 प्लस जेड पावर k, z पावर 2k, और लास्ट टर्म आएगा z पावर 7k। ठीक है, टोटल 8 टर्म, कॉमन रेशियो z की पावर k बनेगा, तो ये वही लिखा हुआ है 1 माइनस कॉमन रेशियो z पावर k होल पावर 8, 1 माइनस कॉमन रेशियो। अब केवल उसको सॉल्व कर लेना है, तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, बात समझ में आ जाएगी। सिग्मा 1 22 है यहां पर, तो सिग्मा 1 क्या आ जाएगा 22 टाइम्स, ये 22 आ रहा है। इन सबको मैं ओपन करके लिख देता हूं, वहां से बहुत आसानी से बात क्लियर हो जाएगी। तो ये एक जीपी का सम है। इसका पहला टर्म आ रहा है हमारे पास में k बराबर 1 जब आप रखोगे तो दिस इज z। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास में 1 माइनस कॉमन रेशियो z ही है, नंबर ऑफ टर्म्स 22 है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस z। नेक्स्ट टर्म की अगर बात करें, इसका फर्स्ट टर्म आएगा हमारे पास में z स्क्वायर, कॉमन रेशियो z स्क्वायर है, तो z स्क्वायर पावर 22, उसको मैं ऐसे लिख देता हूं z पावर 22 होल स्क्वायर, एक ही बात है 1 माइनस z स्क्वायर। और इसी पैटर्न में हमें यहां पर रिजल्ट मिलता जा रहा है, यहां पर आ जाएगा z क्यूब 1 माइनस z क्यूब पावर 22, मैं उसे लिख रहा हूं z पावर 22 होल क्यूब, एंड सो ऑन। अब जरा इसे ऑब्जर्व कर लेते हैं, z की पावर 22 को हम क्या लिख सकते हैं, z पावर 22 इज 1 बाई z, तो मैं इसको अलग से सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं। तो इसके बाद का कैलकुलेशन यहां पर है, यह आ गया अपने पास में 22 प्लस z, इसे अगर आप ध्यान से देखें तो ये आया 1 माइनस 1 बाई z अपॉन 1 माइनस z, जो सिंप्लीफाई करने के बाद में बन जाएगा अपने पास में -1। ऐसे अगर मैं इसको भी ऑब्जर्व करूं तो ये आ रहा है जेड स्क्वायर, इस z पावर 20 को 1 बाई जेड लिख देंगे, तो 1 माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर। अगर आप इसे भी ध्यान से देखें तो ये भी -1 है, तो एक्चुअल में ऐसा सब में -1 ये बनता चला जा रहा है। यानी फाइनल आंसर की अगर बात करूं तो ये 22 आएगा, दिस इज -1 -1 -1, और ये -1 आने वाला है 7 टाइम्स,
क्योंकि ये 7 टर्म्स हमारे पास में आ रहे हैं। तो फाइनल आंसर आपको यहां से मिलेगा 22 माइनस 7 विच इज 15। सो आंसर इज 15। अच्छा, फर्दर इसने क्या पूछा है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n। तो ये हमारे पास में जो कैपिटल N आया है वो 15 आया है, और उसके डिजिट्स के सम की अगर मैं बात करूं तो वो आंसर आ जाएगा हमारे पास में 6 के बराबर। तो फाइनल आंसर इज 6। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। ABC आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। एक क्यूबिक इक्वेशन है जिसके रूट्स हैं हमारे पास में ABC, और आपको इसके बाद में इसको फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये पूछ रहा है तो ये रूट्स निकालना इतना आसान काम होगा नहीं हमारे लिए, क्योंकि अगर रूट्स आसानी से निकल आते तो ये सम भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, इजिली। तो बिना रूट्स फाइंड आउट किए हुए इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जो इसने पूछा है अगर इस पे ध्यान दें तो ये आ रहा है a स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर प्लस 1 c स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई ABC। ABC की वैल्यू तो हमें पता है, अगर इसके रूट ABC हैं तो हमारे पास में ABC प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस प्लस माइनस ये 4 के बराबर है। यानी आपसे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो है इसकी वैल्यू। तो अब हम यहां पर टारगेट करेंगे a स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर प्लस 1 c स्क्वायर प्लस 1 के लिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यूबिक के रूट्स आपको दे रहा है तो हम इसमें यूज करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। किसी भी क्यूबिक के रूट्स अगर आपको पता है तो आप यहां पर उसे लीनियर फैक्टर्स के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ये इसके बराबर होगा, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, इधर भी 1 है, और ये एक आइडेंटिटी है। ये आइडेंटिटी है कहने का मतलब आप कुछ भी एक्स पुट करें, रियल और कॉम्प्लेक्स, जो पुट करेंगे इधर जो वैल्यू आएगी वो इसके बराबर ही आएगी। तो अब हम इस पे अगर यहां पर ध्यान दें तो 1 प्लस ए स्क्वायर के फैक्टर किए जा सकते हैं। इसके फैक्टर, इस 1 को मैं लिख सकता हूं माइनस आयोटा स्क्वायर, इसका मतलब इसके फैक्टर कर सकते हैं ए प्लस आयोटा और ए माइनस आयोटा। यहीं से बात समझ में आ जानी चाहिए। एक बार हम इसमें आयोटा रख दें तो आयोटा क्यूब ये आ जाएगा माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 हो गया, ये आ गया 3 आयोटा माइनस 4, इधर आ जाएगा आयोटा माइनस ए, आयोटा माइनस बी और आयोटा माइनस सी। ऐसे ही इसमें हम पुट कर देंगे माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा होल क्यूब ये आ जाएगा प्लस आयोटा, माइनस आयोटा स्क्वायर वो प्लस 2 ही रहेगा, माइनस आयोटा यहां पर माइनस 3 आयोटा एंड माइनस 4। दिस इज माइनस आयोटा माइनस ए माइनस आयोटा माइनस बी और माइनस आयोटा माइनस सी। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसे लिख देते हैं। तो इन दोनों को आपको करना है मल्टीप्लाई। इसकी वैल्यू यहां पर लिख देता हूं, तो ये आ रहा अपने पास में -2 प्लस 2 आयोटा। इसकी अगर बात करें तो ये आ रहा -2 माइनस 2 आयोटा। दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां से माइनस 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 आप एडजस्ट करके इधर पहुंचा दो, तो ये आयोटा माइनस ए ये बन जाएगा आयोटा प्लस ए, आयोटा माइनस ए और आयोटा प्लस ए को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा -1 माइनस ए स्क्वायर। ऐसे ये बनेगा -1 माइनस बी स्क्वायर -1 माइनस सी स्क्वायर। मैंने एक माइनस इधर एडजस्ट कर दिया है, तो ये एक्चुअल में बन चुका है 2 प्लस 2 आयोटा। तो 2 प्लस 2 आयोटा और -2 प्लस 2 आयोटा को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 आयोटा स्क्वायर यानी -4 एंड -4। तो माइनस माइनस अब आप एडजस्ट कर दो, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में +8 के बराबर। और अगर ये +8 के बराबर है तो हमारा आंसर आएगा 8 डिवाइडेड बाई 4 यानी 2। ठीक है, तो इसको इस तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं बिना रूट्स को फाइंड आउट किए। एंड दैट्स इट, यही हमारा लास्ट प्रॉब्लम था। तो आई होप आपको प्रॉब्लम्स अच्छे लगे होंगे।
और इनको अगर आप ढंग से कर लेते हैं तो आपका चैप्टर बहुत अच्छे ढंग से तैयार हो जाएगा। थैंक यू।